लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र को दुनिया में वर्तमान सभी शासन प्रणालियों में सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना जाता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र की कुछ न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करेंगे, जिसके आधार पर हम लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान का एक बहुत ही सरल पैमाना है। लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना। इसके आधार पर लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। उदाहरण स्वरूप, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। इस कारण से उसे लोकतांत्रिक शासन नहीं कहा जाएगा। यही बात नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह पर भी लागू होती है, क्योंकि उनका चुनाव लोगों ने नहीं किया, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया। परंतु लोकतंत्र की यह परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके आधार पर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। समकालीन विश्व की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना पसंद करती है। अतः हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह तभी संभव हो पाएगा जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी पूर्वक समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकते हैं। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इन कानूनों के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए, लेकिन इन चुनावों का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता सेनाधिकारियों के पास ही थी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन वे वास्तविक शासक नहीं हैं, क्योंकि वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला करने का अधिकार सेना के अधिकारियों के हाथ में है,
जो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। इसके आधार पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। हम दो उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण चीन का है, जहां की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं एवं इसी संसद के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। संसद के लिए पूरे चीन से लगभग 3000 सदस्य चुनकर आते हैं, जिसमें कुछ सदस्यों का चुनाव सेना के द्वारा भी किया जाता है। चुनाव लड़ने से पूर्व सभी सदस्यों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। दूसरा उदाहरण मेक्सिको का है, जहां 1930 के बाद हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं रही, लेकिन सन 2000 से हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी को ही जीत मिलती है। PRI चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती थी, जिसमें अत्यधिक पैसे खर्च करना, अंतिम क्षणों में मतदान केंद्र को बदल देना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना एवं मीडिया को अपने पक्ष में रखना आदि शामिल थे। ऊपर के दोनों उदाहरण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के उदाहरण नहीं हैं, क्योंकि चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता और लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को वोट देना होता है। मैक्सिको के मामले में कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। वहां के शासक दल को पराजित करना मुश्किल था, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। लोकतंत्र के लिए चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए एवं अगर लोग चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र की दूसरी विशेषता यह है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। असली लोकतंत्र के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार का होना आवश्यक है, जिसे लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है। फिर भी दुनिया के अनेक भागों में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है एवं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उदाहरणार्थ, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए।
कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली एवं उसके बाद जानु पीएफ दल का राज है, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही देश पर शासन कर रहे हैं, जबकि चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगाबे लोकप्रिय होते हुए भी चुनाव में गलत तरीके अपनाते हैं तथा आजादी के बाद से ही उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है और उनकी जवाबदेही को कम किया है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती है तथा सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। टेलीविजन एवं रेडियो सरकारी नियंत्रण में है, जबकि अखबार के स्वतंत्र होते हुए भी वैसे पत्रकारों को परेशान किया जाता है जो सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार ऐसे अदालती फैसले की परवाह नहीं करती जो उसके खिलाफ होते हैं। इतना ही नहीं, जजों पर भी अनावश्यक दबाव डाला जाता है। जिम्बाब्वे का उदाहरण हमें बताता है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव ही जरूरी नहीं होते, बल्कि चुनाव से पहले विरोधी दलों के लिए भी सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए एवं इसके लिए सरकार को नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करना चाहिए। नागरिकों को सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की एवं अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही इन अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका को करनी चाहिए एवं उसके आदेशों का पालन सभी लोग करें। चुनाव के बाद सरकार को हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेने चाहिए तथा अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी विशेषता को इस प्रकार से रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। परिभाषाओं का सारांश। लोकतंत्र की एक सरल सी परिभाषा है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। लोकतंत्र ही क्यों? अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि लोकतंत्र शासन प्रणाली ही किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है। इस पर विचार करने के लिए सबसे पहले लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों पर विचार करेंगे, जो इस प्रकार हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। इस कारण से
अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र ने भारत सहित किसी भी देश में गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। इससे कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। आइए अब लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क देखते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में बातें शुरू करने से पहले एक उदाहरण पर ध्यान देना आवश्यक है। 1958-61 के दौरान चीन में अकाल पड़ा, जो विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों की भूख से मृत्यु हुई। इन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में कभी चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों में अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में भी जिस तरह से काम किया, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र में फैसले लेने से पहले संबंधित विषय पर व्यापक चर्चा एवं बहसें होती हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोग शामिल होते हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो, तो इसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ अधिक समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं, क्योंकि इससे ज्यादा उग्र और गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। साथ ही लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है। हर समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होता है।
भारत की तरह भारी विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। यहाँ अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को देखने के उनके दृष्टिकोण अलग अलग एवं उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद का टकराव दूसरे समूह की पसंद से होता है, जिसे सुलझाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसे सुलझाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका ताकत का इस्तेमाल भी है। लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा और ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई भी स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। इससे सभी समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के काम काज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न हो, तब भी यह दूसरों से बेहतर है, क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहां सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं, इसलिए अगर वे गलतियां करते हैं तो खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि इससे गलती नहीं हो सकती, परंतु लोकतंत्र में गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा एवं सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। लोकतंत्र में शासक दल को अपने फैसले को बदलना पड़ता है अथवा शासक दल को ही बदला जा सकता है। वर्तमान समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बल्कि बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। इसका कारण यह है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं, जैसे परिवार, कक्षा या राजनीतिक दल के आंतरिक फैसले के लिए। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उसकी स्वीकृति से फैसले लेना। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ ऐसे आदर्शों के लिए करते हैं जिसे प्राप्त करने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासकों को करना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं
कि लोकतंत्र सही अर्थ में तभी आ सकता है जब सभी को भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। साथ ही लोकतंत्र में सिर्फ वोट के समान अधिकार की ही जरूरत नहीं है, बल्कि हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में मदद मिलती है। आज दुनिया के किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा इस अध्याय में की गई है, वे सभी लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। परंतु हर एक लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं, वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत और यही कमजोरी भी है, क्योंकि देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है, क्योंकि राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है।